Good morning, class 5th. Today I am going to start a new chapter from history, chapter number 15. And the name of the chapter is First War of Independence. इंडिपेंडेंस के लिए जो फर्स्ट वॉर था वो किस तरह से हैपन हुआ, क्रिएट हुआ, उसमें क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, किस तरह से स्टार्टिंग हुई वॉर की, वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिस रीज़न से वॉर जो था वो स्टार्ट हुआ एंड फाइनली एंड जो था वो क्या हुआ। इसमें हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ प्लासी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस बाय ब्रिटिश, रिवॉल्ट ऑफ 1857, इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। In ancient times, India was known as Golden Bird and it had trade relations with many countries. Its cotton, silk, pearls, spices and handicrafts were in great demand in the European markets. Many European countries such as Portugal, France, Holland, Britain, etc. wish to trade with India. अब हम olden times की बात करें या ancient times की बात करें तो इंडिया को एक टैग दिया गया था, नेम दिया गया था। We all know that the name, it's a golden bird. The name of the ancient name of the India was the golden bird. Golden bird कहा जाता था वो इसलिए क्योंकि इतनी प्रीशियस, इतनी वैल्यूएबल चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड जो है इंडिया मोस्ट फेमस था इस कैटेगरी में कि इंडिया में जो है बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस चीज़ों की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में थी। और इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस थे वो कई कंट्रीज से थे और जो कि बहुत अच्छे थे। और यहाँ का जो कॉटन था, स्पाइसेस थे, पर्ल्स थे, प्रीशियस चीज़ें थी, हैंडीक्राफ्ट्स थे, वो बहुत ज़्यादा डिमांड्स में थे यूरोपियन मार्केट्स में। यूरोप के जो लोग थे बहुत ज़्यादा लाइक करते थे यहाँ के वैल्यूएबल प्रीशियस चीज़ों को। मैनी यूरोपियन कंट्रीज सच एज पोर्चुगल, और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो थी जैसे पोर्चुगल, फ्रांस, हॉलैंड, ब्रिटेन एक्सेट्रा, उनकी क्या ड्रीम था, विश था कि हम इंडिया के साथ अपना ट्रेड जो है वो स्टार्ट करें, कंटिन्यू करें। The European countries soon started fighting to control this trade and earn more profits. उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज जो थी उनमें ग्रीड जो है, एक लालच वो क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने पूरी तरह से इंडियन मार्केट को कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी थी। मतलब इस तरह से लड़ाइयाँ, रिवॉल्ट या फाइट्स स्टार्ट हुई कि वो चाहते थे इंडियन ट्रेड जो है वो पूरा हमारे कंट्रोल में आ जाए, जो पूरा प्रॉफिट है वो हम गेन करें, उसमें किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन इंडियंस का नहीं रह पाए। देन the British were the most cunning of the lot. In 1600, British East India Company was set up in England and given exclusive right to trade in India by the Mughal Emperor Jahangir. It established godowns and warehouses called factories at Surat, Madras, Calcutta and Bombay. They built forts and maintained armies. अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी was established in the year 1600. These are the most important dates and you have to keep in mind that this East India was established in the year 1600 in England। और इस कंपनी ने ही सबसे पहले स्टार्ट करा अपना एक प्लान कि किस तरह से हम इंडियन मार्केट को जो है वो अपने सुपरमेसी पावर में ला सकते हैं, किस तरह से हम अपना पूरा होल्ड या कंट्रोल जो है वो इंडियन मार्केट्स पर, इंडियन ट्रेडर्स पर, इंडियन बिजनेस पर्सन्स पर अपना रख सकते हैं। तो यही वो कंपनी थी जहाँ से ये जो ग्रेड था या एक ये जो फाइट थी वो स्टार्ट हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी व्हिच वाज सेट अप इन द ईयर 1600 इन इंग्लैंड। और इनको जो यहाँ पे इनको जिसने आगे बढ़ाया वो इंडियन एम्परर थे। तो कौन थे? जहांगीर। उन्होंने ही इन ईस्ट इंडिया कंपनी को जो था वो राइट्स दिए थे, एक्स्ट्रा जो उनको राइट्स दिए गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज जो सूरत, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे में अपनी फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेस और गोडाउन जो थे वो उन्होंने एस्टैब्लिश करे थे। एंड दे आल्सो बिल्ड फोर्ट्स एंड मेंटेन आर्मीज। फोर्ट्स जो थे वो भी उन्होंने एस्टैब्लिश करे जहाँ पे वो अपनी पूरी तरह से आर्मी का मेंटेनेंस रखते थे। At that time, India was divided into small kingdoms of weak and selfish rulers, always fighting with one another. East India Company took advantage of this and started occupying Indian territories, beginning with Bengal, one of the richest provinces. उस वक्त क्या था, इंडिया छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था, स्मॉल किंगडम्स में, जहाँ पे वीक और सेल्फिश रूलर जो थे अपना रूल चलाते थे और आपस में जो था उनकी कोई बॉन्डिंग नहीं थी। हमेशा हर वक्त आपसी जो एक म्यूचुअल फाइटिंग जो थी उस वक्त चलती रहती थी, जिसका पूरी तरह से फायदा उठाया किसने? एडवांटेज मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिशर्स को, जिसकी वजह से उन्होंने एक दूसरे को
अलग करते करते एक दूसरे की लड़ाइयों का फायदा उठाते हुए, एडवांटेज लेते हुए जो था अपना जो सुपरमेसी पावर था, अपना जो रूल था वो पूरी तरह से इंडिया पर और इंडियंस पर इस्टेब्लिश कर लिया था। और इस फ्रेम में उन्होंने सबसे पहला जो स्टेट या प्रोविंस अपने अंडर कंट्रोल करी वो था बंगाल, विच इज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट प्रोविंसेस। देन आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी जो थी वो फॉट हुई 1757 में। After the Battle of Plassey 1757, the British became the Diwan of Bengal. Battle of Plassey जब फॉट करी गई उसके बाद ब्रिटिशर्स जो थे दीवान ऑफ बंगाल बन गए थे। दीवान मीन्स समथिंग जस्ट लाइक द ओनर और द एम्परर। Taking advantage of the lack of unity among the Indian rulers, they began to capture large parts of India by the policy of divide and rule. अब आपसी में जब इतनी म्यूचुअल फाइटिंग चल रही थी तो ब्रिटिशर्स ने इसका पूरी तरह से एडवांटेज लिया और अपना सुपरमेसी पावर पूरी इंडिया में जो था वो अपना उन्होंने जमा लिया था। फिर उन्होंने लार्ज पार्ट्स जो थे इंडिया के अपने अंडर कंट्रोल या अपने नाम पर करने की पूरी तरह से कोशिश करी और इसमें उन्होंने पॉलिसी कौन सी फॉलो करी? डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल मतलब पहले उन्होंने अलग करा और उसके बाद उन्होंने वहां पे रूल करा। स्लोली नियरली द होल ऑफ इंडिया केम अंडर द ब्रिटिश पोजीशन। और इस तरह से एक स्लो प्रोसेस के थ्रू एक सिर्फ बंगाल को अपने नाम पर करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे जो प्रोग्रेस करी तो लार्ज पार्ट जो था या हम कह सकते हैं होल इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश पोजीशन। इस तरह से ब्रिटिशर्स का तो पूरा इंडिया जो था आ चुका था। The next is exploitations of Indians by British। किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को, इंडियन फार्मर्स को, इंडियन बिजनेस को जो था एक्सप्लॉइट करा, मींस उनको पूरी तरह से वीक बनाने की, खराब करने की कोशिश करी थी। Once the East India Company became superpower, it started exploiting people. It forced the farmers of Bengal and Bihar to go indigo, a dye used in England. At the same time, the farmers needed food grains to feed themselves, so they grew even more poorer and many died of starvation। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो था पूरी तरह से पावरफुल बन गया था, पूरा इंडिया जो था उनके अंडर कंट्रोल आ चुका था, तो उन्होंने अपने ऑर्डर्स इस तरह से देना स्टार्ट करे, एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करा इंडियन फार्मर्स को, इंडियंस को, कि वो जो चाहते थे वही होता था। उन्होंने इंडियन फार्मर्स का जो था फार्मिंग जो मेथड था वो खत्म करवाया। वो क्या चाहते थे कि जो फार्मर्स हैं बंगाल और बिहार के वो क्या किस चीज़ की जो है वो कल्टीवेशन करें? इंडिगो, अ टाइप ऑफ डाई यूज्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में वो एक डाई के फॉर्म में यूज होता था इंडिगो, वो यूज करें। एट द सेम टाइम द फार्मर्स नीडेड फूड ग्रेन। और उसी वक्त उनको अपने लाइफ स्पेंड करने के लिए फूड के लिए जो था फूड ग्रेन्स की जरूरत थी, लेकिन वो उसकी फार्मिंग नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से इंडिया जो था इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा वीक होता चला गया, पुअर से भी बहुत ज़्यादा जो पुअर कंडीशन जो थी उनकी आ गई थी। और कई जो फार्मर्स थे या लोग थे वो सिर्फ एक स्टार्वेशन या लैक ऑफ फूड की वजह से मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। The Indian cottage industry also became the victim of the British, who purchased cotton at a very low price from India, took it to England, made clothes of it, and then got them and sold in Indian market at a very high price। अब इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत ज़्यादा सफ़र हुई, इफेक्ट हुआ उन पर ब्रिटिशर्स की पॉलिसी का। यहाँ से वो कॉटन लेते थे बहुत ही लो प्राइसेस में, फिर वहाँ पे जाके इंग्लैंड में उसको पूरी तरह से फिनिश गुड्स बनाए जाते थे और हाई प्राइसेस में उनको सेल करा जाता था। और जो भी एक्स्ट्रा गेनिंग होती थी, प्रॉफिट्स होता था, वो सिर्फ इसके पास जाता था, ब्रिटिशर्स के पास। इस तरह से इंडियन इंडस्ट्रीज ने भी बहुत दिक्कत हुई है, सफ़र करते हुए एकदम से लोएस्ट पोजीशन पर आ गई थी। फाइनेंशियली इंडिया जो था बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था और ब्रिटिशर्स ने इंडियंस का जो था एक कॉन्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं हम या पार्टिसिपेशन बिजनेस में या ट्रेड में पूरी तरह से उसे खत्म कर दिया था। अपने नाम पर फैक्ट्रीज उन्होंने कर ली थी और जो भी वर्किंग प्रोसेस थी वो भी उनके ही अकॉर्डिंग जो थी वो रन करी जाती थी। The British made several unjust laws to conquer more territory। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने और भी कई ज़्यादा अनवांटेड रूल्स जो थे वो बनाए, किस लिए, किस इंटेंशन से कि जितना ज़्यादा हो सके इंडिया जो है हमारे अंडर कंट्रोल, हमारे सुपरमेसी पावर में आ जाए। उन्होंने फिर एक और लॉ बनाया जिसे नेम दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये देखते हैं।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब ये पॉलिसी थी कि अगर कोई एम्परर की डेथ हो जाती है और उनको उस एम्परर उस किंगडम को चलाने के लिए उनका ना कोई सन है ना कोई उनका ब्रदर है, कोई नहीं, तो वो पूरा जो है किंगडम किसके अंडर कंट्रोल चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के। किंगडम जो है वो कहां पास हो जाएगा? ब्रिटिशर्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी ये पॉलिसी। If a king died without it, his kingdom would pass on to the British। मतलब अगर किसी भी किंग की डेथ होती है, उनका कोई हायर नहीं है, आगे उनको किंगडम को चलाने के लिए कोई है नहीं उनके पास, उनकी फैमिली में, तो वो पूरा किंगडम जो था कहाँ चला जाएगा? पास ऑन हो जाएगा ब्रिटिशर्स के पास। तो इस तरह से झांसी और नागपुर जो है सबसे ज़्यादा इस पॉलिसी का उनको फ़ायदा मिला और ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी जो बनाई थी उसे फॉलो करते हुए झांसी और नागपुर को जो था कैप्चर करा। The Britishers recruited many Indians in the army who were paid very less salaries compared to the white soldiers। अब इंडियंस ने जब आर्मी में अपना पार्टिसिपेट करा, अपना कंट्रीब्यूशन दिया ब्रिटिशर्स के फोर्स करने पर, उनको अपॉइंट कर लिया गया इंडियंस को, लेकिन उनको जो पे करते थे पैसे या सैलरी जो उनको मिलती थी इनकम, वो वाइट आर्मी से कम थी। They were not promoted, the service conditions were very harsh। ना उनको प्रमोशन मिलता था, ना उनका कोई डेवलपमेंट या वेलफेयर होता था, और कंडीशन जो थी उनकी बहुत ही हार्श थी। Now next is revolt of 1857। 1857 में जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुए, जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, वो क्या था, किस लिए करा गया था, क्या उसके रीजन थे या क्या उसके कॉजेस थे? Due to these injustices, Indians became very angry। They rose against the British in 1857, which is known as the revolt of 1857। It is also known as the first war of independence। अब इतना ज़्यादा अनवांटेड एक्टिविटीज ब्रिटिशर्स की बढ़ गई थी, इतना ज़्यादा इनजस्टिस जो था इंडियंस के लिए उनका बढ़ गया था। फिर जो एक एंग्री फॉर्म में इंडियंस आए, जो एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ा, तो किस में चेंज हुआ? चेंज इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं। इट वॉज स्टार्टेड बाय द इंडियन सोल्जर्स ऑन 10 मई 1857 एट मीरठ। 10 मई 1857 ये वो डेट थी जब फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जो था, या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की स्टार्टिंग जो थी वो हो गई थी। कहां से? मीरठ से। इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट। अब जो कॉज था या रीजन था रिवॉल्ट स्टार्ट होने का या स्ट्रगल स्टार्ट होने का, वो क्या था? इट्स इमीडिएट कॉज वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू राइफल। एक राइफल थी एनफील्ड, वही रीजन था जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 या फर्स्ट वॉर ऑफ 1857 जो था वो स्टार्ट हुआ था। उस एनफील्ड में जो राइफल थी, जो एनफील्ड थी, उसमें कार्टिजेस जो थे वो ग्रीस करे गए थे पिग एंड काउ के जो था फैट उससे। सो इट वाज बिचन बाय द टीथ। उसको किससे निकालना था? उनको बाहर करना था टीथ के थ्रू। सो जब वो राइफल लोड होती, तो ये जो चीज़ थी, इस चीज़ ने हिंदू एंड मुस्लिम्स, मतलब दोनों तरह के लोगों को, दोनों तरह के रिलीजन के लोगों को जो था पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया था। ये बात आ गई थी हमारे रिलीजन पर कि ना तो नॉन मुस्लिम्स ये करने के लिए रेडी थे और ना ही मुस्लिम्स, दोनों के रिलीजन ये करने के लिए अलाउ नहीं करते थे कि इस तरह से हम पिग फैट या काउ फैट को जो है वो अपने टीथ से या मुंह में जो है वो यूज़ करें। Mangal Pandey, an Indian soldier, refused to buy these cartridges when he was forced to attack the British officer। जो इंडियन सोल्जर थे मंगल पांडे, उन्होंने मना सबसे पहले करा कि हम ये कार्टिजेस जो हैं वो अपने टीथ से बेचे नहीं करेंगे, और इसी में उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को जो थे वो अटैक कर दिया था। He was caught and hanged out on 29 March 1857। और फिर उनको जो थी पनिशमेंट दी गई थी, हैंग कर दिया गया था ऑन द डेट 29 March 1857। On 24th April 1857, 90 soldiers at Meerut revolted। They were dismissed and imprisoned on 10th May 1857 at Meerut। Other soldiers killed the British officers and released the imprisoned soldiers। उसके बाद इस इंसिडेंट को लेकर कई सारे जो थे सोल्जर्स ने
अपना जो था अगेंस्ट जो थे वो हुए, वो किसी को बहुत ज़्यादा जो थी पनिशमेंट मिली एंड फाइनली 10th में 1857 मीरठ में जो अदर सोल्जर्स थे उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो था वो किल करा और फाइनली जो सोल्जर्स प्रिजन में थे उनको इम्प्रिजन करवाया। देन एक्सटेंट ऑफ द रिवॉल्ट, मतलब एक्सटेंट मींस कहाँ तक गए थे वो लड़ाई, वो कौन थी। Soon the revolt spread to other parts of north and central India. Many people took active part in the revolt. They declared Bahadur Shah Zafar, the last Mughal emperor, as their leader. अब उन्होंने इस रिवॉल्ट में अपना लीडर किसे चॉइस करा था? बहादुर शाह जफर को, जो लास्ट लीडर थे मुगल एम्परर। अदर रूलर्स एंड लीडर्स टू जॉइन द रिवॉल्ट वर रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब चाटियाटोप, रानी लक्ष्मीबाई, मौलवी अहमदुल्लाह, मौलवी लियाकत अली, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह एसेट्रा। दे अर्ज इंडियन टू राइज एंड थ्रो द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया। ये वो लीडर्स थे, ये जो पर्सनालिटीज थी, इन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट करा इंडियन लीडर्स का कि हमें इस रिवॉल्ट को आगे बढ़ाना है एंड वी हैव टू रिमूव द ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया में, इनको यहाँ से बाहर निकालना है। सो दिस इज द introduction of the chapter, the first war of independence, the revolt of independence, which was happened in the year 1857. And I am going to finish this topic. Tomorrow we will continue with the next.